गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 254 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देश की प्रथम शिक्षा नीति निम्नलिखित में से कब जारी की गई थी? 1968, 67, 65 या 72? देश की पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी 1968 में, 1968 में। तो देखिए 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई थी। इसमें शिक्षा प्रणाली का जो रूपांतरण है वो 10वीं कक्षा 12th प्लस 3 साल यानी ग्रेजुएशन पद्धति का विकास, और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में उसको विकसित करना, और शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास करना, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना एवं नैतिक व सामाजिक मूल्य को विकास पर जोर दिया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ये डेट भी याद रखना, सीधे सीधे पूछ सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जो है 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का उद्देश्य है। ठीक है, 2020 से लेकर 2030 तक यानी 10 सालों में प्री स्कूल से यानी प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का उद्देश्य है। 10 वर्षों में है करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किया गया है निर्धारित? देखिए प्राथमिक से माध्यमिक तक तो 10 वर्ष में प्राप्त करना, 20 से लेकर 2030 तक करना है, और उच्चतर शिक्षा का 50% नामांकन बढ़ा दिया गया है। सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर जो 50% करने का लक्ष्य वो कब तक प्राप्त करना है? 30, 33, 35 से 36, 2035 तक। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य वर्ष 2035 तक निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने निम्नलिखित में से कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कितनी है? 197, 197 भारतीय भाषाएं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को इंडेंजर्ड लुप्तप्राय घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? बताइए। एक परिवार एक्स्ट्रा है। कब तक? 2024, 25, 26 या 30 तक। चालू घरेलू नल कनेक्शन कब तक देना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत? 2024 तक। तो वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है आने वाले 4 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर इस वर्ष को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है जून में, 7 जून को। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 7 जून को मनाया जाता है। देखिए दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, तो ये नया ही है, 2018 में पहला बनाया गया। किस थीम के साथ? 2019 में पहली बार मनाया गया। थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 2020 में दूसरा मनाया गया। ठीक है, और इसको अपनाया कब गया? दिसंबर 2018 में।
और मनाया कब गया? 7 जून 2019 को। फिर अगला 7 जून 2020 को। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। फिर से सुन लीजिए। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को संयुक्त रूप से नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य को संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को। तो द्वितीय विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और इस रैंकिंग में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देश के 13वें बंदरगाह के रूप में बधावन को 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास यही है, कोई और है? यही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, देश के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बधावन यानी महाराष्ट्र बंदरगाह को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के मॉडल का आधार लैंडलॉर्ड मॉडल होगा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के साझेदार बनाया गया है। किसको? जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बड़े से स्टेटमेंट है। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन जारी करता है? याद रखिए, पब्लिक अफेयर सेंटर, ठीक है, जो केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित करता है। केरल है या उत्तर प्रदेश है? केरल ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व पशुधन जनगणना 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में शीर्ष पशुधन वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और पशुओं में अगर वृद्धि पूछी जाए तो किस में हुई है? तब उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो 20वीं पशुधन गणना 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में शीर्ष पशुधन वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का, और चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2020 जारी की। यह रिपोर्ट पिछली जनगणना के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के समग्र योग को दर्शाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक लगभग 23% की वृद्धि हुई है। उसके बाद तेलंगाना में वृद्धि हुई है 22% की, ठीक है। तो अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या में वृद्धि किस में दर्ज हुई? मवेशियों की संख्या में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। और देश में कुल मवेशियों की संख्या में जो टोटल वृद्धि है वो कितनी है? 0.8%। और ये भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश में मवेशियों की आबादी में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। हालांकि राज्य ने मवेशियों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
ठीक है, 15%। लेकिन वर्तमान में जो संख्या है सबसे ज़्यादा यूपी में ही बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल में 15%। ठीक है, और सबसे अधिक कमी किस में दर्ज की गई? वो है यूपी। ठीक है, पशुओं की संख्या में सबसे अधिक आबादी देखी जाए तो 23% एमपी है, उसके बाद है तेलंगाना 22%। अगर मवेशी की बात की जाए, मवेशी की आबादी, तो 15% की वृद्धि दर्ज की गई है पश्चिम बंगाल में, वो भी सबसे अधिक है। ठीक है, वो भी सबसे अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वन भूमि उपलब्धता 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। वर्ष 1990 से लेकर सन 2020 तक, यानी टोटल 30 वर्षों में शुद्ध रूप से कुल 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो लगभग लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर है। बिल्कुल, और भारत की बात हो रही है ये। देखिए, वैश्विक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है पूरी पृथ्वी पर, जो लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन इत्यादि के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? E20, 15, 18, 13। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ईंधन है E20 ईंधन। तो तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन इत्यादि के उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित E20 ईंधन है। E20 ईंधन मिश्रण है किसका? एथेनॉल और गैसोलीन का, और इसमें एथेनॉल कितना होता है? 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्रफल में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर्ज कराने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, थर्ड पोजीशन पर। तो वर्ष 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्रफल में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर्ज कराने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, और इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है। 2 जनवरी 2021 को किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत की अध्यक्ष बनी? ये केरल की बनी है, केरल राज्य की। तो 2 जनवरी 2021 को केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम सबसे युवा पंचायत बनने का जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, और पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ये भी सब याद रखिएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कोई भी एज नहीं है मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम है 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं वो। और हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।